Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is the process of transcription, how transcription take place and where transcription take place. We are going to learn about the mechanism of transcription. This video is going to be very important. Question has come from this particular topic, and in future also you may see the question from this part also. Therefore watch the video till the end to learn all the points. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है और ये कहाँ पर होता है सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन, ये हम समझने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, आने वाले टाइम में और भी क्वेश्चन यहाँ से आने की उम्मीद है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो हमारा टॉपिक क्या है बेटा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, सबसे पहले कहाँ पे होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है सेल के अंदर बेटा, न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए न्यूक्लियस में है, आरएनए भी कहाँ बनेगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर। जैसे रेप्लिकेशन था वो भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर। रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, वहीं पर ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब हम मैकेनिज़्म देखने वाले हैं। मैकेनिज़्म में यहाँ पर भी बेटा 3 स्टेप होंगे, जैसे रेप्लिकेशन में देखे थे, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। 3 स्टेप में हम इसको पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसका मैकेनिज़्म जो है वो, जिस पे ये ट्रांसक्रिप्शन होता है बेटा, सेम जो है बेसिस है, प्रिंसिपल है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। जो रेप्लिकेशन में अप्लाई होता है वही यहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पे। लेकिन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा डीएनए के, उस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, से बनेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिससे बनेगा उसे क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, 3' to 5' क्या होती है, 3' to 5'। 3' to 5' जो है वो टेम्पलेट का काम करने वाला है। तो यहाँ पे जो है 3' to 5' टेम्पलेट, जिससे आरएनए बनेगा बेटा, एक ही स्ट्रैंड से यहाँ पे आरएनए बनता है, दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। देखो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, एक डबल हेलिक्स दिया हुआ है, जहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं। एक साइड में प्रमोटर है, आपको पता है प्रमोटर होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, स्ट्रक्चरल जीन होती है और फिर बाद में टर्मिनेटर रीजन आता है। तो यहाँ पे प्रमोटर रीजन यहाँ पे है, जहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। यहाँ पे एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, हेलिकेज। ये क्या करेगा, यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हटा देगा, जैसे आप देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पे एक बबल टाइप स्ट्रक्चर बन गया है, क्यों बन गया, क्योंकि हेलिकेज ने आकर के क्या किया, यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड को हटा दिया। इसके साथ में किसको लगा दिया, आरएनए पॉलीमरेज, और साथ में सिग्मा फैक्टर। जो हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं बेटा, वो हम प्रोकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म समझ रहे हैं। यूकैरियोट्स का मैकेनिज्म भी सेम होगा, बस ओनली टाइप ऑफ एंजाइम जो है वो बदल जाएंगे, बाकी मैकेनिज्म सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को हटाया, तो आरएनए पॉलीमरेज इसमें एंटर कर पाया, या प्रमोटर रीजन को रिकग्नाइज कर पाया, और प्रमोटर रीजन में जो है सिग्मा फैक्टर इसको बाइंड करवाने में हेल्प करेगा। तो हम देख सकते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज होता है प्रोकैरियोट्स का, वो एक ही टाइप का होता है। उसके अंदर कोर एंजाइम होता है बेटा, उसका एक कोर एंजाइम है, साथ में सिग्मा फैक्टर है। सिग्मा फैक्टर का काम है टू रिकग्नाइज द प्रमोटर रीजन, और उससे पहले रिकग्निशन सीक्वेंसेस भी होते हैं बेटा, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोट्स में 6 बेस पेयर रिकग्निशन सीक्वेंस, जो कि 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम साइड में मिलता है, उसको बोलते हैं प्रिग्नो बॉक्स। और यूकैरियोट्स में 7 बेस पेयर सीक्वेंस मिलता है, इसको बोलते हैं हॉगनेस टाटा बॉक्स, जो कि 20 बेस पेयर अपस्ट्रीम होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसके अपस्ट्रीम साइड में सीक्वेंसेस जो हैं उससे पहचान इसने सिग्मा फैक्टर ने करवा दी होगी, और पहचान करवाने के बाद में अभी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आ गया। जैसे ही इनिशिएशन हो जाएगा बेटा, पहला स्टेप हो जाएगा, तो सिग्मा फैक्टर इससे अलग हो जाएगा। अब सिर्फ कोर एंजाइम रह जाएगा जो इस काम को करेगा। इसको फर्दर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत होने वाली है, जैसे कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट, सिटिडीन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये राइबोन्यूक्लियोटाइड 2 काम करते हैं बेटा। एक तो ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या गोनासिन मोनोफॉस्फेट या सिटिडीन मोनोफॉस्फेट या यूरिडीन मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में, सबस्ट्रेट के फॉर्म में ऐड होते हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर, और लेंथ ऑफ जो है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की जो है बढ़ जाती है, चेन की लेंथ या आरएनए की लेंथ बढ़ाने का काम करते हैं।
फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाते हैं, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी जो इनमें से डाईफॉस्फेट जो निकलेगा, यहाँ पे ट्राईफॉस्फेट था और 2 फॉस्फेट जो निकलेंगे वही एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उस फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को बनाने के लिए, या आप एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के साथ में जो है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए। तो सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन के बाद हट जाएगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा। इलोंगेशन स्टार्ट होगा तो हेलिकेज ने ऑलरेडी क्या किया होगा, इससे आगे वाले साइड में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को हटा दिया होगा, स्पेस बना दिया होगा। तो पीछे वापस से क्या हो गया होगा, रीजॉइन हो चुका होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड वापस स्टेब्लिश हो गए होंगे। लेकिन यहाँ हेलिकेज ने आकर के इस बबल को, तो हेलिकेज क्या है बेटा, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो आगे साइड में चलता रहेगा और क्या करेगा, ये आगे के बॉन्ड्स को हटा देगा। तो यहाँ पे बबल बनाया, तो बबल बनाएगा तो क्या होगा बेटा, इलोंगेशन होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो आरएनए की लेंथ और बढ़ गई है। तो आरएनए पॉलीमरेज से इनिशिएट किया, सिग्मा फैक्टर के साथ किया, सिग्मा फैक्टर को हटा दिया गया, कोर एंजाइम अकेला काम करते जा रहा है। कब तक करेगा, जब तक कौन सा रीजन नहीं आएगा बेटा, टर्मिनेटर रीजन। कौन सा नहीं आएगा, टर्मिनेटर। क्योंकि ये आरएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग चलती रहेगी। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ में पेयर होता है, तो प्यूरिन के अगेंस्ट पायरिमिडीन आएगा, पायरिमिडीन के अगेंस्ट प्यूरिन आएगा। तो सिंपली इस बेसिस पे जो है यहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्शन या जो है नए आरएनए का सिंथेसिस होता रहेगा। कब तक होगा, जब तक कौन सा रीजन नहीं पहुँचेंगे, टर्मिनेटर रीजन पे नहीं जाएंगे। टर्मिनेटर रीजन पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ में एक नया फैक्टर बाइंड करेगा जिसको क्या बोलते हैं, रो फैक्टर। रो फैक्टर आकर के इसको बताएगा आरएनए पॉलीमरेज को कि ये कहाँ पहुँच गया है, टर्मिनेटर रीजन पे, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कर देना है। जब ये ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप करना चाहेगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। देखो आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर के बनने के बाद में ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टॉप हो जाएगा और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ट्रांसक्रिप्शन को बंद कर देगा और इसको रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ से हटा देगा। और टर्मिनेटर रीजन पे आकर के आपको पता है रो फैक्टर हेल्प करता है रिकग्नाइज करवाने में। तो रो फैक्टर जो है स्टॉप करवाने में ट्रांसक्रिप्शन को रोल प्ले करता है, टर्मिनेटर रीजन को रिकग्नाइज करवाने में रोल प्ले करता है, जबकि सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करवाने में ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करता है और सिग्मा फैक्टर रिकग्नाइज करता है प्रमोटर रीजन को। आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट होते हैं, पहला प्रमोटर, दूसरा कौन सा होता है बेटा, स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा कौन सा होता है, टर्मिनेटर। और टर्मिनेटर पे आके ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है। और जैसे स्टॉप होगा बेटा यहाँ पे क्या होगा, रो फैक्टर आकर के इसको डिसोशिएट कर देगा, तो आरएनए को अलग निकाल देगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को अलग कर देगा और साथ में क्या होगा, जो हेलिक्स है हमारा वो फ्री हो जाएगा जिससे आरएनए बन चुका है। तो ये डिसोसिएशन किसने करवाया बेटा, रो फैक्टर ने प्रोकैरियोट्स के अंदर, जो कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ आकर के एसोसिएट हो गई थी। अब ये जो आरएनए बनता है बेटा, ये प्रोकैरियोट्स में तो डायरेक्टली फंक्शनल होता है और इससे ट्रांसलेशन होकर के अब डायरेक्टली प्रोटीन बन सकते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, यूकैरियोट्स के अंदर इसको फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हम देख रहे हैं वापस से, देखो हमारे मैकेनिज्म में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं जो कि हम क्लियर कर रहे हैं। एक तो हमने साइट पढ़ा, साइट कौन सी होती है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए से आरएनए बनता है, एक ही टेम्पलेट से बनेगा 3' to 5' वाले से। नया जो आरएनए बनेगा उसकी डायरेक्शन 5' to 3' होने वाली है। 3 स्टेप होते हैं मैकेनिज्म में, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए हमें क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर जो प्रमोटर रीजन को रिकग्नाइज करता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ेगी हमें, सिग्मा फैक्टर यहाँ से निकाल दिया जाएगा इलोंगेशन करने के लिए। फिर हमें न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना होगा और ये कब तक करता रहेगा बेटा ऐसा, जब तक टर्मिनेटर रीजन पे नहीं पहुँचेगा। जैसे टर्मिनेटर रीजन पे ये पहुँचेगा तो यहाँ पे रो फैक्टर इसके साथ आकर के जुड़ेगा और रो फैक्टर आकर के इसको टर्मिनेट करवाने का काम करेगा और ये आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर अलग हो जाएगा, आरएनए अलग हो जाएगा और हेलिक्स हमारा अलग हो जाएगा। तो ऐसे करते हुए ट्रांसक्रिप्शन जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बेसिस पे डीएनए के टेम्पलेट से कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा। उसका सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा होगा और कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस क्या होता है बेटा, 5' to 3'। बस डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड में और इसमें आरएनए में डिफरेंस ये होगा कि डीएनए के अंदर तो थाइमिन होता है और आरएनए के अंदर क्या होता है बेटा, यूरासिल। तो सिर्फ थाइमिन के जो यूरासिल लगा दोगे तो आपको आरएनए का सीक्वेंस भी पता लग जाएगा, जो कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड के, या कोडिंग स्ट्रैंड के सिमिलर होगा, एक्सेप्ट थाइमिन की जगह यूरासिल होगा बस। तो यहाँ पे जो है आरएनए जो बना है बेटा, प्रोकैरियोट्स के अंदर तो डायरेक्टली फंक्शनल बनता है, यूकैरियोट्स के अंदर ये फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद या स्प्लाइसिंग करने के बाद जो है एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। जो पहले बनता है उसको क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए, इसका नाम क्या है,
हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो कि नॉन कोडिंग डीएनए से बने हैं, इंट्रॉन जिनको कहते हैं, उनको हटाना पड़ता है, स्प्लाइसिंग करके एक्सोन से एक्सोन को जोड़ना पड़ता है और फिर जो आरएनए बनता है वही फंक्शनल एमआरएनए बनता है। तो हम यूकेरियोट्स के अंदर स्प्लाइसिंग भी डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट, कि कैसे स्प्लाइसिंग होकर के फंक्शनल जो है एमआरएनए बनता है एचएनआरएनए से या हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए से यहाँ पे यूकेरियोट्स के अंदर। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया बेटा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में तो आप ये लिख भी पाएंगे अगर आप 12th के बोर्ड देने वाले हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो आप सारे क्वेश्चन जितने हमने डिस्कस किए हैं वो सब आपको समझ में आ गए होंगे। मुझे उम्मीद है सब बातें समझ में आ गई हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा आपको वीडियो लगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।